हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह। मेरा जो पेज है अंकित सिंह अनअकैडमी, इस पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूँ, बताऊँगा कि गलवान वैली की जो प्रॉब्लम है, उसकी जोग्राफिकल लोकेशन है और उसका नाम किस प्रकार से पड़ा इस गलवान वैली का। इसकी पूरी हिस्ट्री मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा इस लाइव सेशन में। तो देखिए, आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे जो कि मैंने बनाया है स्क्रीन पर। ये है जम्मू एंड कश्मीर का। तो जम्मू एंड कश्मीर का जो मैप है, तो इसके आप अगर राइट में देखेंगे उसके टॉप में, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो हम इसी की स्टोरी आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा और समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या परिस्थिति आज बनी हुई है जिसकी वजह से इंडिया और चाइना का यहाँ पर फेस ऑफ है। तो देखिए, ये जो जगह है ना, ये जगह एक्चुअली में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ से जो काराकोरम रेंज है, वहाँ से जब 1962 में चाइना ने इंडिया में जब इन्वेड किया था, कह सकते हैं कि अटैक किया था, तब उसके बाद वो जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वो नाम दिया गया था। तो उसका जो जगह है, उस जगह को जब चाइना ने कैप्चर किया था तो उसे अक्साई चीन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अक्साई चीन के नाम से। तो ये जो जगह है, ये अभी चाइना के पास है और भारत जो है उसको उसके बाद 1962 के बाद वो यथा स्थिति बनी, और यथा स्थिति बनने के बाद जो लाइन नाम दिया गया, उसका नाम दिया गया था यहाँ पे अक्साई चीन। तो यहाँ से क्या होता है कि जो काराकोरम है, काराकोरम के पास एक पास है, वहाँ से एक काराकोरम के पास से यहाँ पर एक गलवान रिवर बहती है। तो गलवान रिवर जब बहती है तो ये ईस्टर्न स्लोप से ये काराकोरम रेंज से बहती हुई इसका ओरिजिन होता है और फिर धीरे धीरे बहते हुए भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वहाँ पे प्रवेश करती है। तो भारत के जब पश्चिमी क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो यहाँ पर ये शोक एक रिवर है, SHYOK, शोक एक रिवर है, उसमें जाके मिल जाती है। तो यहाँ पे फिर ये शोक रिवर जो है कि उसके दक्षिणी छोर पे ये मिलती है, जिसे हम राइट साइड भी कहते हैं। और उसके बाद ये जो रिवर है ये चली जाती है सिंधु नदी में। इस प्रकार से ये सिंधु नदी से होते हुए ये नदी, ये जो है गलवान रिवर, गलवान के बाद ये श्योक में आती है, फिर श्योक से ये सिंधु में, फिर सिंधु से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो ये तो उस नदी की कहानी है जहाँ पर आज के समय भारत और चाइना दोनों यहाँ पर आमने सामने खड़े हुए हैं। फिर यहाँ पर बात ये हो जाता है कि जो गलवान वैली है, इसका क्या महत्व है भारत के लिए, और जो चाइना है इसको क्यों इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर के क्लेम कर रहा है कि ये पूरा हमारा हिस्सा है। तो देखिए, ये इसलिए महत्वपूर्ण है भारत के लिए क्योंकि जो श्योक रिवर है, श्योक और दौलताबाद बेग ओडी एक रोड है जहाँ से गलवान वैली के लिए होकर के सड़क जाती है लेह से। तो यहाँ से इस जगह पर पहुँचने के लिए भारत के जो भी सोल्जर्स हैं उनको यहाँ पर सामान पहुँचाया जाता है इसके माध्यम से। यहाँ पर एक सड़क है, इंडिया ट्रूप्स जो है उसको यहाँ से सामान पहुँचाया जाता है। तो दोनों देशों ने अभी तक क्या हुआ कि जो 1962 का जो वॉर हुआ था, उसके बाद से दोनों देशों ने कभी भी अपना जो मैप है उसको एक्सचेंज नहीं किया। भारत ने तो कई बार उनके द्वारा बताई गई चीज़ों को अप्रूव कर दिया है, जिसमें 1962 का जो वॉर था उसमें जब आप देखेंगे तो उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा बहुत सारी चीज़ों को अप्रूव कर दिया गया था। लेकिन चाइना के द्वारा उस समय कुछ भी अप्रूवल नहीं दिया गया था। और जो भी हुआ है यहाँ पर इंडिया और चाइना की तरफ से मोस्टली सारी चीज़ें वर्बल रूप से हुई है, डॉक्यूमेंटेशन कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये भी एक ज़्यादा विवाद का कारण है कि चाइना कभी भी एग्रेसिव मूड में आकर के इस तरीके का एक्टिविटी करता है। और जब 1962 का जो वॉर हुआ था उसका एक मुख्य कारण यहाँ पर अगर देखा जाए, उसकी रिपोर्ट जो आई थी, तो युद्ध में क्या था कि युद्ध के गर्मियों में स्टार्ट हुआ था ये, और गर्मियों में वहाँ पे जो ट्रूप्स थी कई बार वहाँ पर देखी गई थी, लेकिन उसे इग्नोर किया गया था। और इसके बाद क्या हुआ था कि जो वो जगह है, उस जगह के, अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं। ये तो उस समय के तत्कालीन कारण और आज का जो रीज़न वो मैंने बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि रसूल गलवान जो है, वो जो जगह है उसका नाम गलवान घाटी कैसे पड़ा। तो देखिए, हिस्ट्री में जब आप जाएंगे बहुत ही लद्दाख की हिस्ट्री में, तो वहाँ पर एक रसूल गलवान नाम के एक कह सकते हैं कि यात्री थे या घूमने फिरने वाले व्यक्ति थे और एडवेंचर्स थे जो कि उस जगह को बहुत अच्छे से समझते थे। तो क्या हुआ था कि मैं आपको बताता हूँ कि एक किताब है जिसका नाम है फॉर सेकिंग पैराडाइज स्टोरीज फ्रॉम लद्दाख।
ये एक किताब है जो कि एक ट्रेवलर्स थे जो कि इंडिया में आए थे 1985 में। 15 महीने तक इन्होंने क्या किया था कि इंडिया का ट्रेवल किया था, घूमा था, वहाँ पर चीज़ों को समझे थे। और ये जो रसूल गलवान थे ये सेंट्रल एशिया से घूमते हुए यहाँ पर पहुँचे थे। तो हालांकि कई बार कई तथ्यों से ऐसा मिलता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का एडवेंचरिंग भी किया था यहाँ पर। तो जो गुलाम रसूल गलवान थे ये गाइड थे, एक पॉनी मैन जो कि एडवेंचर, एक ट्रेवलर था जिसका नाम था फ्रांसिस यंग हस्बैंड। ये एक ट्रेवलर था जिसके ये कह सकते हैं कि उसके रास्ता बताने वाला उनके उसको यहाँ पर गाइड थे गुलाम रसूल गलवान। तो क्या हुआ था कि गुलाम रसूल गलवान ने एक अपनी किताब लिखी है जिसका नाम है, यहाँ पर कह सकते हैं उनके ऑटोबायोग्राफी भी कह सकते हैं, उसका नाम है सर्वेंट एंड साहिब। वो किताब लिखा है, उस किताब में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को बताया है। उन्होंने बताया है अपनी ऑटोबायोग्राफी में कि इस किताब में लद्दाख के लोगों ने बताया है कि 20वीं सदी से के प्रारंभिक जो शैली है लद्दाख के लोगों की किस प्रकार की थी, वो सारी चीज़ें बताया है। तो इनने कई घटनाओं का जिक्र किया है अपनी इस किताब में जिसका नाम है सर्वेंट एंड साहिब। तो उनने क्या बताया है इस किताब में, वे लिखते हैं कि ही वॉज अ सन ऑफ कारा गलवान। वो बताते हैं कि वे कारा गलवान के बेटे हैं। और कारा गलवान का उन्होंने मीनिंग बताया था ब्लैक रॉबर। काला गलवान जो बताया उसका मीनिंग उन्होंने ब्लैक रॉबर बताया है। और कारा गलवान का उपयोग जो है कश्मीर वैली में जो अमीर लोग हैं उनको लूट करके जो गरीब लोग हैं उनको यहाँ पर संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट करने का काम था, ये उन्होंने कारा गलवान को बताया है। और ब्लैक रॉबर्स है उसको उन्होंने बोला था कि ये जो ब्लैक रॉबर्स थे वे उनके दादा थे जो कि कश्मीर वैली में अमीर लोगों से लूटे हुआ जो धन था उसको वे गरीब लोगों में बांटते थे। अपने जो सेवियर्स थे, गरीब को उन्होंने सेवियर यूज़ किया है अपनी किताब में क्योंकि वो एक लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी गई थी। तो उन्होंने बताया है। फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि डोंगरा किंग द्वारा मौत की सज़ा दे दी गई थी, ब्लैक रॉबर्स को दे दी गई। फिर उन्होंने पूरी फैमिली लेह में सेटल हो गई थी। कहाँ से? कश्मीर से वो लेह में सेटल हो गए। उन्होंने ये उस किताब में बताया है। और आगे क्या बताते हैं वो इस किताब में, अब वो इस किताब में बताते हैं कि मोहम्मद अमीन गलवान बताते हैं यहाँ पर, जो कि मोहम्मद अमीन गलवान है वो इनके पोते हैं, जो ये गुलाम रसूल जो गलवान हैं इनके, वो बताते हैं कि मोहम्मद अमीन जो है कि दादा रसूल गलवान 1895 में ट्रेनिंग करते हुए ट्रैकिंग कर रहे थे। वो ट्रैकिंग करते हुए अक्साई चीन में पहुंचते हैं। उन्होंने 1895 में अंग्रेज़ों के साथ घाटी में ट्रैकिंग करी थी। तो जब उन्होंने ट्रैकिंग करी थी तो उन्होंने क्या हुआ कि अंग्रेज़ों को जो ट्रैकिंग कर रहे थे उनको एक बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं हिमालयी तूफान आया था जिससे उन्होंने उसको बचाया था। तो क्योंकि मुश्किल था उस जगह पर बचना, तो जो अंग्रेज़ थे उन्होंने क्या किया, खुश होकर के उनसे बोला कि तुम हमसे कुछ इनाम मांगो। तो जो गुलाम रसूल गलवान थे उन्होंने उनसे ये बोला कि मुझे आप कोई इनाम मत दीजिए, बस ये जो घाटी है ना इस घाटी का नाम मेरे नाम पे कर दीजिए। तो क्या हुआ, उन्होंने जो घाटी है उस घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पे कर दिया। तब से 1895 मतलब 1895 से उस घाटी का नाम रसूल गलवान जी के नाम पे रखा गया, मतलब तभी से उसका नाम गलवान घाटी हो गया। फिर यहाँ पर अब बात आती है कि इस किताब में सर्वेंट ऑफ साहिब में कुछ चीज़ों को फैक्ट बताया गया है, उसको हम कैसे आज के परिदृश्य से जोड़ सकते हैं कि वो किसकी ज़मीन है, हम समझ सकते हैं उनकी इस किताब के माध्यम से, क्योंकि ये किताब थोड़ा सा सहयोग कर सकती है बताने में कि उस पर वास्तविक में अधिकार किसका है, ज़मीनी अधिकार। तो वे ये बताते हैं कि अपनी किताब में हिस्ट्री एंड कल्चर की चीज़ों को उन्होंने समाहित किया है। तो उन्होंने अपनी किताब में नेचर ऑफ द बाउंड्री बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड चाइनीज़ एम्पायर ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी एक चैप्टर है, उस चैप्टर को इन्होंने बताया है और बोला है कि इंडिया और चाइनीज़ ये उस समय भी लड़ा करते थे। और लड़ते समय की उन्होंने एक स्टोरी लिखी है अपनी किताब में, वो ये बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में कुछ, उनके शब्दों में बता रहा हूँ, उसका हिंदी ट्रांसलेट किया है मैंने। उन्होंने बताया कि हमारे क्षेत्र में कुछ चीन के लोग आए हैं, मतलब हमारे क्षेत्र में, मतलब जो एरिया था जहाँ पे गलवान थे, ये जो
इनका नाम है यहाँ पर गुलाम रसूल गलवान। इन्होंने लिखा है कि हमारे क्षेत्र में चाइनीज़ लोग आए थे, उन्होंने हमारे साहिब को मारा, मतलब जो जिसका वो प्रतिनिधित्व करते थे, मतलब जिनका वो ऑर्डर को फॉलो करते थे, उन्हें चाइनीज़ लोगों ने मारा। फिर वो आगे बोलते हैं कि हमें भी गुस्सा आया, हमने भी उन्हें मारा। रसूल गलवान बोलते हैं कि हमें भी गुस्सा आया, हमने भी उन्हें मारा, चाइनीज़ लोगों को। चीन के लोगों को मारने का ऑर्डर जब हमारे साहिब ने दिया तो हमें बहुत अच्छा लगा, रसूल गलवान बोल रही है। फिर आगे बोलते हैं, फिर हमने कश्मीरी स्टिक से चीन के लोगों को मारना शुरू किया। उन्होंने बोला हमने कश्मीरी स्टिक से, वे चीन के लोग जो कि हमारे साहिब को मार रहे थे, साहिब ने हमें ऑर्डर दिया तो हमने उन्हें जो स्टिक था कश्मीरी उससे मारना शुरू किया। फिर हमारे साहिब ने ज़्यादा ना मारने को कहा। क्या बोला यहाँ पे गलवान ने कि हमारे साहिब ने चीनी लोगों को ज़्यादा ना मारने को कहा, लेकिन शायद हमें अच्छे से लड़े होते तो हम चाइनीज़ लोगों को वहीं हरा देते। उन्होंने ये अपनी पूरी जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने लिखा है, जो किताब का नाम है सर्वेंट एंड साहिब, उसमें चीज़ों को बताया है। तो दोस्तों ये तो हो गई पूरी स्टोरी कि किस प्रकार से गलवान घाटी का नाम हुआ और किस प्रकार से बताता है कि वो एरिया भारत का हमेशा से रहा है, चाइना क्लेम केस क्यों करता रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं समझने को लेकर के। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि आज के समय जो पैंडेमिक फैला हुआ है, उस पैंडेमिक की वजह से चाइना ने कई सारे फ्रंट ओपन कर दिए हैं। अभी आज जब मैं आप लोगों को लाइव ले रहा हूँ क्लासेस, ये वाली सेशन, तो इस समय जो मैंने आपको एक नदी बताई थी, एक रास्ता बताया था जिसका नाम था यहाँ पे दौलताबेग ओडी रोड। तो दौलताबाग ओडी रोड है ना, यहाँ पे भी आज अगर आपने न्यूज़ कवर किया होगा तो देखा होगा कि यहाँ पे भी चाइना ने के जो सैटेलाइट इमेजेस है, कई न्यूज़ चैनल्स बता रहे, वहाँ पे इन्होंने तंबू, सोल्जर्स और कुछ हथियार वहाँ पे भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कई फ्रंट खोल दिए हैं। पेंगोंग जो लेक है वहाँ पे, गलवान वैली का जो वहाँ पे गलवान रिवर है वहाँ पे, फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि दौलताबेग ओडी जो फ्रंट है वहाँ पे भी, और साथ में ये जो नाकुला दर्रा है यहाँ पे भी, यहाँ पे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे इन्होंने फ्रंट खोल दिया है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को मैंने सारे नाम बताए, अब इस पर आप थोड़ा सा अपने लेवल पे रिसर्च करिए, फिर मैं लाइव आऊँगा कभी और फिर हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ों को। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस लाइव सेशन से बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होगी, बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल रही होगी जो कि आपको मदद कर सकता है आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में कि क्या आज की परिस्थिति को बनने में पुरानी परिस्थिति का दोष है, क्या हमारी ऐसी फॉरेन पॉलिसी है जिस पे हमें काम करना चाहिए था। मतलब हमारे देश की सरकारों को विगत 1947 से अभी तक काम करना था लेकिन उन्होंने नहीं किया। चाइना 1945 में 49 में इंडिपेंडेंट हुआ था, उसने यहाँ पे इतना ज़्यादा सुपरमेसी अटेन कर लिया कि हमारी जीडीपी उनसे बहुत ही पीछे है। डिफेंस में भी आप अगर देखेंगे तो हमारे सोल्जर्स काम करने के लिए रेडी हैं, वो बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही उनमें एनर्जी है, बहुत ही बहादुर हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आप सोचिए, आपके जो भी विचार है कमेंट सेक्शन में करिए। हम एक अच्छा सा हेल्दी डिस्कशन बनाना चाहते हैं क्योंकि आप भी घर पे हैं, मैं भी घर पे हूँ, हम भी बाहर नहीं निकल सकते, आप भी बाहर नहीं निकल सकते, तो एटलीस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसका हम एक अच्छा उपयोग करें। ये वीडियोस को मैं मेरे जो यूट्यूब चैनल है विजडम हब स्टडी वहाँ पे भी डालूँगा, और जो यूट्यूब पे जो लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अंकित सिंह अनअकैडमी का जो फेसबुक पेज है उसे भी आकर के देखें, आपको बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन प्राप्त होगी। सो चलिए फिर से आप लोगों से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।